आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कि जो पूरी जंग चल रही है इस वक्त खाड़ी में, इजराइल और अमेरिका और सामने ईरान, तो क्या ये जंग लंबी जाएगी? जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया या अभी भी वो इंगेज करके रख रहा है, क्या थोड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई या फिर ये एक थोड़े वक्त की बात है और ये सब कुछ न्यूट्रलाइज होता हुआ दिखाई देगा? ब्रेक से पहले काफी एनालिसिस हुआ। यहाँ पर अभी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने एक पूरा पर्सपेक्टिव रखा, उस पर आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी आनंद जी। या मैं सिर्फ दो तीन चीजें कहूंगा। एक चीज तो स्वर्ण सिंह ने जो बात की हरमुज की, बार बार अगर आप देखिए रिपोर्ट्स, आज की जो रिपोर्ट्स हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि हरमुज को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जो है वहां पे शिप्स को एस्कॉर्ट कर रही है। और जहां तक इंश्योरेंस की बात की स्वर्ण सिंह जी ने, तो इंश्योरेंस भी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस भी दे रही हैं, कोई रुकावट इंश्योरेंस में भी नहीं है। तो मैं एक चीज तो ये क्लियर करना चाहता था कि हरमुज जो है बड़ा क्लियर है, वहां पे शिपिंग हो रही है और यूनाइटेड स्टेट नेवी उसको एस्कॉर्ट कर रही है। दूसरी बात, आपके पैनलिस्ट ने बार बार यहाँ बात की रजीम चेंज की, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा साफ कहा है कि हम ईरान में भी वही फार्मूला लगाना चाहते हैं जो हमने वेनेजुला में लगाया है। हम कोई रजीम चेंज में इंटरेस्टेड नहीं है। रजीम चेंज अगर करना होगा तो वहाँ की आवाम करेगी। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वहाँ पे हार्ड लाइनर्स जो हैं वो ना आए, लिबरल्स आए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी रजीम में से जो लिबरल्स हैं वो उठ के आए। हम बाकी इन्वॉल्व इसमें नहीं होना चाहते कि वहां पे प्रेसिडेंट कौन बने, वहां की सत्ता किसके पास आए, किसके बाद ना आए। और आगा साहब ने बात कही कि ईरान की ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने सिविलियंस पे अटैक नहीं किया है। मेरा सिर्फ आगा साहब से यही सवाल है कि क्या ईरान ये कहेगा कि हाँ जी मैंने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है और हमने जो है सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है? मेरे ख्याल कोई भी कंट्री जो है ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा अगर उसने किया भी है। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप इजराइल की बिल्डिंग्स को देखिए जो गिरी हैं, इजराइल के जो लोग मरे हैं उनको देखिए, जो सिविलियंस की डेथ हुई आप उनको देखिए। आप सिर्फ ये कह देना कि ईरान के मीडिया ने कहा है कि हमने कोई सिविलियन नहीं मारा है, हमने कोई सिविलियन पर अटैक नहीं किया है, तो ये एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है आपकी, और आप प्लीज इसको चेक करिए। जी अच्छा, मैं एक बार जनरल सिवाज के पास जाना चाहता हूँ। सिवाज साहब, एक हम जो पावर एनालिसिस कर रहे थे ईरान को लेके, मैं एक बयान अभी इस बीच जब आप लोगों की बातचीत हो रही थी तो देख रहा था, और जब पिछले साल जून वाला जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें दावा किया था इजराइल ने कि उसने जितने स्ट्राइक्स किए ईरान के ऊपर उसमें ऑलमोस्ट उसकी 70 से 80% जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो या तो वो दावा कुछ मिसकैलकुलेटेड था या फिर जो हम देख रहे हैं वो इतनी बड़ी कैपेसिटी ईरान ने बना ली थी कि 20% में भी वो हमें इतनी दिखाई दे रही है। एनी आइडिया सर? हाँ बिल्कुल, देखो विपिन, इसमें ये है कि सच्चाई ये है कि जो ईरान की फैसिलिटीज हैं वो अंडरग्राउंड है, और वो लॉन्चर आते हैं ऊपर और ये मिसाइल फायर करते हैं और फिर लॉन्चर अंदर चले जाते हैं। तो ये इजराइल का दावा कि पिछली बार उसने ईरान की 60 to 70% ये कैपेबिलिटी जो थी मिसाइल की खत्म कर दी थी, मुझे लगता है वो सही नहीं है। ईरान के पास अभी भी 4 से 5 हजार के करीब मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स हैं, उसका वो इस्तेमाल करेगा। मगर ये भी सच्चाई है कि जो यूएस है और इजराइल है उसकी साइबर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसकी एयर पावर बड़ी अच्छी है, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो ज्यादा दिन ईरान रुक तो नहीं पाएगा, पर ईरान जितना लंबा खींच सकता है खींचेगा। 3 चीजें मैं बताऊंगा कि जो इफेक्ट इस बार बदली है। इन्होंने क्या किया है कि अपना कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डिसेंट्रलाइज कर दिया। इस बार IRGC के 31 हिस्से बना लिए, वो एक प्रकार डिसीजन ले रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था, जो पहले स्टेटेड एम थे, जो पॉलिटिकल स्टेटेड एम थे अमेरिका के, वो 3 थे कि न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना ईरान को, सेकंड है रेजिम चेंज करना, और तीसरा था जो प्रॉक्सीज को हेल्प करते हैं उसको खत्म करना। ये सच्चाई है कि रेजिम चेंज का बदलाव आया। इसका मतलब जो अमेरिका भी गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, उसकी वजह यह है उसको पता है कि रेजिम चेंज हो नहीं सकती जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो। और बूट्स ऑन ग्राउंड आप देखें क्या हुआ था इराक में, क्या हुआ था अफगानिस्तान में, वो नहीं करेगा। अब बात आती है कि भाई जो जितनी कैपेबिलिटी अभी है वो ईरान कितने लंबा लड़ेगा। मुझे लगता है जब तक उसके पास जमावड़ा है, वो कितना है वो कोई भी एस्टिमेट नहीं कर सकता, मगर कुछ एक समय जब तक वो लड़ सकता लड़ेगा और वो रीजनल वार करेगा। क्या न्यूक्लियर हथियार ईरान के पास होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होना मतलब रीजनल इंस्टेबिलिटी वर्ल्ड के लिए भी खतरा है, क्योंकि ईरान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो इजराइल के लिए नहीं, ये मिडिल ईस्ट में जितनी मुस्लिम
कंट्रीज हैं उनके, ये भी सुनने में आया जो हमला किया है इजराइल और यूएस ने, इसका कहीं ना कहीं सऊदी ने भी प्रेशराइज किया था अमेरिका को। ये तथ्य कितने सच हैं ये कोई बता नहीं सकता। तो ये सच्चाई है, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये जो फोर्दो, नताज और इफ्शान के अंदर पिछली बार जब उसके हमलों में जैसे अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया, मुझे लगता है वो उसमें कहीं कमियां रह गई हैं। 400 केजी इनरिच यूरेनियम 60% से वो शिफ्ट कर चुके थे। क्या वो न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं? हाँ, अगर वो 90% उसको इनरिच कर लेते हैं और जितना 400 केजी से ऊपर है 10 से 11 बना सकते हैं, मगर इनके पास वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कमी है। क्या ये और कुछ कर सकते हैं? डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं। डर्टी बॉम्ब जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी इतनी जरूरत नहीं होती, और वो बनाया तो वो भी खतरा है। तो ये सच्चाई है कि इजराइल और अमेरिका चाहते हैं कि न्यूक्लियर फैसिलिटी इसकी बर्बाद जरूर होनी चाहिए, जिससे ये न्यूक्लियर, बाकी चीजों में वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को ज्यादा प्रेशराइज करेंगे। और प्रॉक्सी जो है वो हिजबुल्ला और होतीज को, जो इजराइल है वो अब हमले करना है। लेबनान के अंदर हमले स्टार्ट है, हिजबुल्ला को और प्रेशराइज, जैसे हमास को उसने किसी हद तक खत्म कर दिया है, वो चाहेगा कि हिजबुल्ला और होती रेबल को भी इसी समय खत्म किया जाए कि आने वाले टाइम में ये इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रवीण साहब। जी जी, आगा साहब, अब क्योंकि ये बात चल रही है कि वॉरफेयर और तमाम चीज़ें, हथियार वगैरह, और शुरुआत जब पहला दिन था युद्ध का तब धमकी आई थी एक ईरान की तरफ से कि हम ऐसे हथियारों से हमला करेंगे कि दुनिया ने पहले कभी देखे नहीं होंगे। तो क्या सचमुच उनके पास ऐसा कुछ है या फिर एक टैक्टिक्स थी? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, आगे भी नहीं कह सकते, बट क्या कुछ ऐसा हो सकता है? आशंका है न्यूक्लियर भी हो सकता है? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर उनके पास है, इसलिए कि कोई भी रिपोर्ट किसी भी मुल्क से ऐसी नहीं आई है। सबने यही कहा है कि बना सकते हैं, क्षमता है, टाइम लगेगा बनाने में। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा था कि हमने पूरी तरीके से इनकी जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे उनको बर्बाद कर दिया है जून की लड़ाई में। फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो दोबारा से बनाने की कोशिश शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमने दोबारा से युद्ध की। देखिए, न्यूक्लियर एक बहाना है, दरअसल ऑयल मसला है पीछे इसके। ईरान के पास बहुत बड़ा तेल और गैस के भंडार हैं, और ये आप देखिए कौन कौन से देशों में से लड़ाई हो रही है, उन सभी देशों के पास है। वेनेजुएला में उन्हीं ने रिजीम चेंज की, बदला वहां पे जो कुछ भी किया, तेल वहां पे, तेल के सबसे बड़े भंडार उनके पास पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ईरान के पास तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। और यही नहीं, बल्कि इससे मिला हुआ सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया के देशों में भी बहुत बड़ा तेल और गैस के भंडार और दूसरे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ईरान में भी बहुत और भी दूसरे मिनरल्स हैं। फिर उसके अलावा ये है कि ये ग्रीनलैंड की बात करते हैं, वहाँ पे भी नीचे बहुत ज़्यादा तेल और गैस है। इनकी पॉलिसी ये है कि ग्लोबल ऑयल जो है उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ग्रेटर कंट्रोल की ये बात करते हैं, यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ऑयल कंपनीज के पास होनी चाहिए, न कि ओपेक डिसाइड करे और वही मार्केट भी डिटरमिन, प्राइस भी इस तरह से वही लोग प्रोडक्शन के हिसाब से डिवाइस होगी। फिर वो ऑयल को एज ए वीपन भी यूज़ करना चाहते हैं, जिस कंट्री पे चाहेंगे सैंक्शन लगा सकते हैं, जिसको हटा सकते हैं, कहीं ला सकते हैं। रशियन ऑयल, ईरानियन ऑयल, वेनेजुएलन ऑयल बहुत दिनों से सैंक्शंस की वजह से मार्केट में नहीं आ पा रहा। तो टोटल इनकी बेसिक जो नीति है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, क्या ये काफ़ी समय से ये बात चल रही है कि ऑयल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेस अमेरिका के कंट्रोल में होने चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि उनके पास कोई वीपन है या कुछ ऐसा है। मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट्स उनके रिट्रीट किए थे हमारे साथी जो हमें अक्यूज कर रहे हैं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। हाँ, दूसरी बात ये है कि IRGC जो है उनकी, ये बहुत कमिटेड फोर्स है और बड़ी संख्या में है, और ये रिलीजियसली भी मोटिवेटेड है। ये एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ेगी, जिसके अंदर बहुत मैं समझता हूँ कि अगर ये सरेंडर आसानी से नहीं करने वाले ये लोग हैं, इस तरह के हैं। और फिर उसके अलावा ये भी है कि इनका कोई गल्फ ऑफ हॉर्मुज से ज़्यादा मुझको जो डर है वो इस बात का है कि इनके जो एलाइज हैं वो ऑयल असेट्स जो हैं सऊदी अरेबिया, UAE और ख़ास तौर से और कतर के अंदर, इनको वो
काफी क्षति पहुंचा सकते हैं। उनकी पास क्षमता भी है, उनकी भी है, और 20% ऑयल यहाँ से जाता है। जी, तो क्विकली मैं एक कंक्लूडिंग सवाल पूछ लेता हूं। आपने जो बात उठाई उससे प्रभु दयाल साहब, 1 मिनट रहेगा शायद हार्डली हमारे पास, कि क्या ईरान पे अगर कंट्रोल आ जाता है अमेरिका का, इराक आप बहुत पहले मिटा चुके हैं उस तरीके से ईरान को, तो फिर पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इनडायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में चला जाएगा। वही तो अमेरिका चाहता है। देखिए, आनंद आहूजा साहब ने कहा कि रेजिम चेंज कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ट्रंप ने 28 फरवरी को जब ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया तो उन्होंने साफ साफ कर दिया था ये कि रेजिम चेंज उनका ऑब्जेक्टिव है, और उन्होंने IRGC को मैसेज दिया था कि आप अपने जो हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें, और नहीं तो बाद में जो आपके साथ होगा वो बहुत बुरा होगा। तो ये रेजिम चेंज के लिए संदेश नहीं था, तो क्या उन्होंने पूरी कोशिश की है कि रेजिम चेंज हो। अमेरिका का जो इस वक्त इंटरेस्ट है वो यही है कि ईरान में जो रेजिम बदले और ईरान फिर से ऐसे रास्ते पे चले जैसे अमेरिका चाहता है। अब पूरी तरह से देखिए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब वो ईरान नहीं रहा कि वो पपेट ऑफ अमेरिका हो जाए। अमेरिका चाहते हैं कि वो रजा शाह का बेटा जो है वो क्राउन प्रिंस आ जाए। नहीं, मैं ईरान में रह चुका हूँ, वहां के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, ना वो इस्लामिक रेजिम के साथ खड़े होना चाहते। वो कहते थे कि हमें क्यों नहीं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम मिल सकता। वो चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो ये उसका ये वकालत करते हैं कि जो चेंज हो तो ऐसा हो कि ईरान में डेमोक्रेसी आए। बिल्कुल। तो देखिए अब आगे क्या होता है, क्या वहाँ डेमोक्रेसी आती है, रिजीम चेंज होता है तो किस तरीके का होता है। लेकिन अभी तो जिस मूल सवाल से हमने शुरू किया था कि ये जंग आगे कितने दिन और चलनी है, नेता अपने अपने असेसमेंट दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे सरप्राइजेज यहाँ पहले भी आए हैं। तो क्या कोई और सरप्राइज आएगा, चाहे वो इजराइल और अमेरिका की तरफ से हो, चाहे वो फिर ईरान की तरफ से हो। और बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा एरिया पश्चिम एशिया का, गल्फ का, जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़र इसलिए क्योंकि ऑयल वहाँ से आता है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को आज भी ड्राइव करता है। तो सबकी नज़रें इस पर रहेंगी।